उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गंवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में लोन नहीं मिलेगा तो 20,000 रुपया में क्या करेगा? 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है मेरे भाई। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये मुसल्लापुर और चौधरी टोला और सुल्तानगंज में लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहकर लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन हमसे आपसे वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? इसलिए नहीं कि 100 रेलवे के नौकरी के लिए 10 लाख लोग 5-5 बरस अपना घर से पैसा खर्चा करके खेत बेच के 10 लाख लोगों ने नौकरी दिया, परीक्षा दिया, उसमें तो 100 आदमी को तो मिलेगा, 9,90,000 आदमी को तो बेरोजगार रहना है। और वो 5 बरस यहाँ कोचिंग में रहता है, लॉज में रहता है। अगर यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं, सब दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक दरवाजा खाली खुलेगा तो कितना आदमी निकलेगा? आधा आदमी तो दबा के मर जाएगा। और उस दरवाजे में भी यहाँ कोचिंग वाले अब पेपर लीक करने वाले, इन्होंने भी कब्जा कर लिया। उस दरवाजे में भी वही निकल रहा है जो पेपर लीक का पैसा दे। आप लोगों ने सवाल पूछा है हमसे कि भाई आप पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, आपके सामने बोल रहे नहीं बोलेंगे। हमको राहुल गांधी पूछते हैं, हम फूल चौक की टोला में पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे, जानते हैं क्या कष्ट होता है। तो टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हुए हैं, 1-2 बरस नहीं 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है कि यही मेरा नया रहनुमा है, यही हमारा भाग्य सुधारेगा। आप हमको बताइए, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 बरस सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी भाजपा वाले आए थे, इन्होंने एनटीए बनाया, अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आ गए। बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं है, कैसे रोजगार मिलेगा आप बताइए? कुछ दिन पहले, साल भर पहले यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। है कि नहीं भाई? शायद कोई परीक्षा है जहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा। अब पिछली बार जब पेपर लीक हुआ उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनका फोटो सबसे पहले छपा उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ। और आप कह रहे कैसे सुधरेगा? अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले, तो आप यहाँ बैठे दूसरे लोग, हम सब लोग उसी नेता को विकल्प के अभाव में जाकर फिर जाकर उसी का बटन दबाए कि नहीं दबाए? बोलिए, दबाए कि नहीं दबाए? किसका गलती है? अरे आप जब चोर को ही तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो लूटेगा नहीं तो वहां पर अगरबत्ती दिखाएगा। और आप अरे ऑप्शन नहीं है तो वही ना बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। ऑप्शन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप नेता का लड़का जो 9वां फेल है, जिसको कभी जीवन में कोई परीक्षा नहीं देना पड़ा,
उसको आप बना दीजिएगा नेता, अब फिर सोचिएगा कि हमको बड़ा रोजगार काहे नहीं मिल रहा। कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के लिए वोट दोगे। वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा लालू और नीतीश और मोदी को जिताने के लिए, वोट दीजिएगा बुलेट ट्रेन का वीडियो देखकर। तो विकास बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा कि बिहार में चलेगा? ये बताइए। ये रोजगार का बात किए भाई साहब, बहुत अच्छा। सुनिए अंतिम बात, नीतीश कुमार, अभी सब लोग हमको जानते हैं, दिल्ली में सरकार बिहार के सांसदों के सहयोग से चल रही है ना भाई। देखिए ना आप लोग, मोदी जी के बगल में 2 बड़का नेता कौन बैठा था? एक चंद्रबाबू नायडू, एक बैठे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बैठे, पूरा नाम उनका बोलिए, पूरा नाम बोलिए। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने मीडिया में चलाया कि इस बार तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार क्या मांगे? नीतीश, अरे सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 वर्ष से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि बिहार में 30 गो चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे तो समर्थन देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए भाई, यहाँ विभाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नहीं, कैसे रोजगार होगा बताइए आप? 30 को अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा, 30 चीनी मिल अगर बिहार में चालू हो जाता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? और देश में कौन उद्योगपति का दम है कि मोदी जी कह दे कि जाके चीनी मिल चालू करना है, वो ना कहेगा भाई? कोई कहेगा? लेकिन नीतीश कुमार रुपया भुला गए। नीतीश कुमार भुला जाते हैं। जब बिहार के बच्चों की बात है तो वो भूल गए। अपना मंत्रालय मांगना याद है कि किसको मंत्री बना दो। 2 गो कैबिनेट चाहिए, 6 गो राज्य मंत्री चाहिए। अरे हम लोग को 30 को पहले चीनी मिल चाहिए भाई। अगर आप गलत नेता चुनोगे तो खड़ा होकर हमको सवाल करके आप डरा नहीं पाइएगा। हम तक आगे क्यों जाके सवाल लोग कर दे रहे हैं जवाब। अब जब माइक दिया जाएगा तब बोलिएगा। और इसके बाद 2 बजे से रात में 2 बजे तक हम शेखपुरा हाउस में बैठे हैं। जिसको भी इच्छा हो आकर व्यक्तिगत तौर पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जन स्वराज का रोजगार पर अंतिम बात, जन स्वराज का मंत्र है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बेरोजगारों की संख्या में इजाफा न हो। और 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को अब खाने का फायदा नहीं। अब क्या पढ़िएगा? तो लोग पढ़ना तो पढ़ लिए। 15 से 45 साल के उम्र के बच्चों को रोजगार अगर देना है तो यहाँ पर पूंजी की व्यवस्था उन लोगों के लिए करनी होगी। घर घर अगर पूंजी की व्यवस्था होगी तो यहाँ का युवा इतना काबिल है, उसमें वो क्षमता है, यहाँ की माताएं बहनें वो काम कर सकती हैं। उनको साधन व्यवस्था दे दिया जाए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, 4 को गाय भैंस को सब पाल लेगा, मुर्गा फार्म सब खोल लेगा। गुजरात में 1970 के जमाने में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में पैसा तब आया जब अमूल खुला और घर घर से 15 लीटर 20 लीटर लोग दूध बेचना शुरू किया। बिहार में वो सुविधा नहीं, यहाँ रोटी रोजगार करने की सुविधा नहीं। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका इंग्लैंड से भी तो ज्यादा धनी देश है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो ये देश है
जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा पैसा है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई खनिज संपदा नहीं है, वहां कोई आईटी का बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप नहीं सुने होंगे। नॉर्वे का कोई कंपनी का नाम यहाँ कोई सुना है? एक वो टेलीनॉर आया तो उसको विदेश में यहाँ लूट के भगा दिया। लेकिन वहां लोग पैसे वाले कैसे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा है और शिक्षा के बाद हर घर में करने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार। तो नौकरी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नौकरी से, सरकारी नौकरी से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। इस भ्रम में मत पड़िए। जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो अब वोट लेकर फिर से अपना जीवन अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं, आपको नौकरी नहीं देने वाले। अभी सुन लीजिए, हमारा ऐसे भी फंसता है। जय बिहार। भूत, वर्तमान और भविष्य के प्राणवायु आप इनकलाबी नौजवान साथियों का पार्टी की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण के संकल्प बिहार के गांधी आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मंचासीन हमारे तमाम श्रेष्ठ जन और बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बिहार का एक बर्खास्त शिक्षक आपके सामने खड़ा है। मेरा नाम वंशीधर ब्रजवासी और हमारी बर्खास्तगी इसलिए की गई क्योंकि हमने भी यही सवाल उठाया था जो आज अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जब पर्चा लीक की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती की गई और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी घटना घटी कि परीक्षा अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से आयोजित किए गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेन 3 घंटे विलंब थी। यह जो घोटाले हुए, ये 3 घंटा विलंब ट्रेन नहीं था, बल्कि ये क्वेश्चन का आंसर रखवाया जा रहा था और ये सत्ता संरक्षित घोटाला था जिसका हमने विरोध किया। और इसके कारण हम लोग की बर्खास्तगी की गई है। एक बर्खास्त शिक्षक आपके सामने खड़ा है। और मित्रों, रोजी रोटी के सवाल पर जब बातें आई है और जन स्वराज ने जो संकल्प किया है, तो मित्रों सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। और मेरे नौजवान साथियों, जब मैं आपका उत्साह और हौसला उस समय से देखा तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब यह बिहार बदलने से कोई भी ताकत बिहार को ईश्वर तत्व को रोक नहीं सकती, क्योंकि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। मेरे साथियों, मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जन सुराज की सारी बातें आदरणीय प्रशांत किशोर सुनी गई है। मित्रों, जब हम पढ़ते थे किताबों में, आपके सामने तस्वीरें लगी है। जन सुराज में महात्मा गांधी के और बापू सभागार में हम लोग बैठे हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना की बात। मित्रों, गांधी जी की से जुड़ी बातें छपी है एनसीईआरटी की किताब में, जिसको गांधी टेलिस्मैन के रूप में लिखा गया। टेलिस्मैन का अर्थ होता है जंतर या ताबीज। तो गांधी जी ने एक टेलिस्मैन दिया, एक ताबीज दी और उसने कहा कि यदि तुम सोचते हो कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चले हो और तुम बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो, तो अपने जेहन में उस व्यक्ति को याद करना जिसको तुमने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा किया और अपने मन में विचार करना कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे करने से उस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है। यदि उसको कुछ मिलने वाला है तब तुम करो, अन्यथा तुम्हारे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो यह बात कही है कि आज लोग पहले ही हार जाते हैं कि हम यहाँ नहीं टिकेंगे राजनीति में, तो उन्होंने कहा है कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसको भी अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। यह जन सुराज का संकल्प है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी सोच हो ही नहीं सकती है और बापू के सपनों को साकार करने का इससे अच्छा विचार हो ही नहीं सकता। और मित्रों, पूरे गांव में उनके पदयात्रा पूरे बिहार में 60% बिहार में घुमा। मित्रों, 2 तरह के लोग
होता है। मित्रों, इस प्रसंग को ध्यान में रखिएगा कि पहाड़ से पत्थर टूटते हैं और दो तरीके से वो पत्थर हमारे आप तक पहुंचते हैं। एक पत्थर जिसमें डायनामाइट लगाकर पहाड़ को तोड़ दिया जाता है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, फिर उसको क्रशर में तोड़कर चिप्स बनाकर लाया जाता है और छत बना दी जाती है, फर्श में उसको ढाल दिया जाता है। और मित्रों, दूसरा पत्थर उसी पहाड़ से टूटता है और नदी की धाराओं के साथ अनवरत संघर्ष करता हुआ, ठोकरे खाता हुआ बालू के कणों के साथ आप तक पहुंच जाता है। उसमें से उस सुघर सुंदर पत्थर को चुनकर लोग उसको शिवलिंग मानकर पूजा करते हैं। मित्रों, दोनों ही पत्थर हैं, दोनों उसी पहाड़ के टूटे हुए पत्थर हैं। एक पत्थर जो सीधे टूट कर आता है, जूते की ठोकर खाता है, और दूसरा जो संघर्षों के माध्यम से आता है, शिवलिंग बनकर पूजा जाता है। इसलिए ऐसे प्रशांत किशोर जी जो संघर्षों के माध्यम से और एक एक गांव की पदयात्रा करके वहां की समस्याओं से जूझते हुए और सबसे रूबरू होते हुए आप तक आए हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे देवतुल्य लोगों को निश्चित रूप से समाज को स्वीकार करना चाहिए और इस युवा शक्ति को यह संकल्प लेकर कि हम जन स्वराज को, इस विचार को मजबूत करेंगे और जो ये 1200 परिवार जो तथाकथित परिवार के हाथों राजनीति गिरवी पड़ी है, इसको इस गिरवी से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ इन्हीं आकांक्षाओं शुभकामनाओं के साथ कि जितने लोगों ने अभी कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है कि राजनीति में जो कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गिरवी बनाकर रखा है, इन देशद्रोहियों ने देशभक्ति को डरा दिया, इन देशद्रोहियों ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की फौज को रहनुमा बना दिया। कल तक लिए खड़ी थी बम बनाती गोलियां, जो उजाड़ती रही मेहंदी मंगरोलियां, कल तक जो नकारता रहा राष्ट्र के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पर रखकर ताज हो रहा है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारती। है कोई देशभक्त जो इस रोटी मातृभूमि को सुकून दे और इन देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे? ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए, आज कोई पटेल या सुभाष चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है डोमेसाइल को लेकर। अरे डोमेसाइल को लेकर जिन लोगों ने सवाल किया है पिछले 2-3 बरस में, अरे पहले बोलने तो भाई, अच्छा ठीक है, तुम आप चीनी मिल के विशेषज्ञ हैं, चीनी मिल के विशेषज्ञ नहीं ना है। आपने डोमेसाइल वाली जो बात बहुत लोगों ने कही है, भैया जो विषय समझ नहीं है उसमें बोलोगे तो जीवन भर मजबूरी करके ही पीते हैं। पहले सीखना, पहले कुछ बोलना और बोलने से पहले उस विषय को समझना सीखो। आपने कहा कि चीनी इसलिए बंद है कि गन्ना नहीं पहुंच रहा है, कई गाँव में गए और गाँव का सब गन्ना जाने वाला आदमी बर्बाद हो गया, अब तुम कह रहे हो गन्ना नहीं पहुंच रहा है तो नहीं कभी आप चीनी के विशेषज्ञ नहीं है, शांति से बैठिए। आपने डोमेसाइल को लेकर सवाल उठाया। अभी पिछले साल जो 2 लाख से ज्यादा नौकरी देने का सरकार ने दावा किया है, उस आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 50,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को नौकरी दी गई है जो पहले से ही सरकारी नौकरी में था, वो नियोजित शिक्षक था, अब उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, वो नई नौकरी नहीं है। जो दूसरे बच गए 1.5 लाख लोग, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है, उस 1.5 लाख में आधे से ज्यादा लोग, जो आपकी भावना यहाँ दिख रही है, वो उन राज्यों से हैं जो उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं। तो ये बिहार सरकार की दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चे महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और वहां से चाहे भर्ती डिग्री लेकर भी कोई आया है तो वो आदमी आकर बिहार में शिक्षक बन रहा है। ये चीज जन स्वराज इसके विरोध में है, हम लोग इसके समर्थन में नहीं है। जितने लोगों ने कहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सज्जन ने हमको लिखा है कि भैया आप गरीब का बात करते हैं, पढ़ाई और रोजगार का बात करते हैं, हम जानवर का सेवा करते हैं, जानवर का बात काहे नहीं करते? ये भी बता दीजिए कि किस जानवर का बात करें, गाय का बात करें कि कुत्ता का बात करें? अरे भैया, पहले गाय का चिंता करने वाले लोग तो देश में बैठे ही हैं,
पहले हमको बिहार के लोगों की चिंता कर लेने दीजिए, फिर जानवरों की भी चिंता की जाए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन रहा, उस पर काहे नहीं बोल रहे। तो ये बताइए कि कौन सा बिहार का अस्पताल है जो चल रहा है कि तो दरभंगा में बन जाएगा तो आपका भला हो जाएगा। जो भी जहाँ अस्पताल है सब तो वहाँ गाय भैंसी घूम रही है। यहाँ पीएमसीएच का वही हाल है, डीएमसीएच का वही हाल है। गांव गांव में हम जहाँ गए वहाँ कहीं अस्पताल नहीं। अगर एक अस्पताल खराब हो तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन होना चाहिए कि दरभंगा में बने, कि सीमांचल में बने, कि कोसी में बने। जब पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही खराब है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है उसका एक ही काम है, पता लगाओ कौन डॉक्टर का ज्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, उसका ट्रांसफर करो और उससे 50,000 1 लाख रुपया तुरंत पैसा लो। और डॉक्टर साहब पैसा पहुंचाए और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अलाउ होगा। आप लोग गांव से बहुत लोग आए होंगे, आप बताइए 10 वर्ष पहले बिहार में रसीद कटाने का, दाखिल खारिज का पैसा नहीं लगता था। अब दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। काहे लग रहा है? क्योंकि पिछले 6-7 वर्ष से शायद ही कोई अंचलाधिकारी ऐसा है जिसका पोस्टिंग बिना 20-25 लाख रुपया दिए बगैर होता। तो जब अगर अंचलाधिकारी 20 लाख 30 लाख रुपया देकर सीओ बनेगा तो आपसे दाखिल खारिज में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं का खेती करेगा वहां। ये बात तो आपको समझ में आना ना चाहिए। एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर संजय पासवान, मैं चाहता हूं कि 2 लाइन बोलेंगे। बेगूसराय से आए हैं, अपना परिचय देंगे। चूंकि डॉक्टर हैं और आप लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है, बड़े चिकित्सक हैं, अपने सेल्फ में आदमी है, बेगूसराय के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनसे एक बार आग्रह करूंगा 2 शब्द की रखें। सबसे पहले यहाँ पर बैठे सभी युवा का मैं हार्दिक आभार। अभी बहुत सारे हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे युवा दोस्त जो प्रश्न पूछे, लाजमी सही है। प्रशांत सर का जो कहना है सही है। डाटा पे जरूर रखें। स्किल होता है, स्किल एक होता है स्किल, तो स्किल हम लोग सीखेंगे तो उससे हमारा विकास, हमारा काम करने का क्षमता खुद ब खुद बढ़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। बेगूसराय में मैं नौकरी भी करा हूँ। सदर अस्पताल में मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन रहा हूँ। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बना, आपके पटना में भी एम्स है, आप जाते भी हैं वहां क्या है आप संतुष्ट हैं? अभी भी लोग जा रहे हैं, दिल्ली एम्स की तरफ भी जा